हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मधुरानी शुक्ला, सहायक प्राध्यापक श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा। आज हम बीएससी फाइनल के पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। प्रोटीन मानव शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसका प्रमुख स्रोत जंतु और वनस्पति हैं। जंतु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन का वर्गीकरण हम अलग अलग आधारों पर कर सकते हैं। पहला, विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है: साधारण प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन को जब जलपघटन किया जाता है तो इसमें केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन्स आदि। संयुग्मित प्रोटीन, इस वर्ग के प्रोटीन का जलपघटन करने पर एमिनो अम्ल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल जैसे कोई एक पदार्थ प्राप्त होता है। प्रोटीन विहीन इस भाग को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए होते हैं। फास्फोप्रोटीन, ये प्रोटीन और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। जब साधारण प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन का जलपघटन किया जाता है तो विभिन्न पदों पर बनने वाले भाग को हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, जैसे पेप्टोन्स, प्रोटियोस आदि। सेकंड है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, ये प्रोटीन लंबे लंबे रेशे के रूप में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत केराटिन, जो कि नाखून और बाल में पाया जाता है। दूसरा है मायोसिन प्रोटीन, जो कि मांसपेशियों में पाया जाता है। सेकेंड है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे कि अंडों में पाए जाने वाले एल्ब्यूमिन है और हार्मोन जैसे कि इंसुलिन में। इस तरह के प्रोटीन मुड़ करके गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। इस तरह संगठन के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। तीसरा है कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला संरचनात्मक प्रोटीन, सिकुड़ने वाले प्रोटीन, हार्मोन्स। चौथा है रक्त प्रोटीन्स। इसके पश्चात हम प्रोटीन की संरचना देखेंगे। प्रोटीन का जब जलपघटन कराया जाता है तो इसमें एक पेप्टाइड और एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन की संपूर्ण संरचना को समझने के लिए हम निम्न पदों का उपयोग करते हैं। पहला, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना के अंतर्गत हमें किसी प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल की संख्या, उनके जुड़ने का क्रम आदि की जानकारी होती है। सर्वप्रथम प्रोटीन को 6 नॉर्मल HCl के द्वारा जलपघटन कराया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जिनका पृथक्करण करके उनकी पहचान कर ली जाती है। इसके उपरांत एमिनो अम्ल किस क्रम में जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी ली जाती है। यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार के अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, जिसे हम सेंगर अभिकर्मक या DNFP, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन कहते हैं। वास्तव में ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। यहाँ पर NH2 समूह जिस सिरे पर पाया जाता है उसे हम N टर्मिनस कहते हैं, और जहाँ पर COS समूह उपस्थित होता है उसे हम C टर्मिनस कहते हैं। यहाँ पर जलपघटन करते समय उनके क्रम को देखने के लिए सबसे पहले एक अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। ऐसे अभिकर्मक का उपयोग करते हैं जो केवल एक ही सिरे पर अभिक्रिया कर सकता है।
यहाँ पर हम DNFP का उपयोग करते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड के N टर्मिनस या NH2 समूह से क्रिया करता है। इसकी अभिक्रिया के पश्चात जब इसका जलघटन कराया जाए तो ये एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और यहाँ पर एमिनो एसिड के साथ अभिकर्मक अलग हो जाता है और पुनः प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसमें द्विक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। फिर से उसमें सेंगर अभिकर्मक डाल करके वही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे सभी एमिनो अम्ल पृथक हो जाते हैं और इस आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि एमिनो अम्ल किस क्रम से, किस ढंग से आपस में जुड़े हुए हैं। सेकंड, द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से उसकी आकृति की कोई जानकारी नहीं होती। हमें केवल ये पता चलता है कि उसमें कौन कौन से एमिनो अम्ल उपस्थित हैं और वे किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोटीन अणु में पेप्टाइड श्रृंखला व्यवस्थित होकर के त्रिविम आकृति बना लेती है, जिसे ही हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। ये कई प्रकार के हैं। फर्स्ट है सपाट चादर जैसी संरचना। दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा व्यवस्थित हो जाती हैं और एक सपाट चादर की तरह संरचना का निर्माण करती हैं। इसे हम कहते हैं सपाट चादर जैसी संरचना। ये द्वितीयक संरचना के अंतर्गत आती है। सेकंड है लहरियादार चादर संरचना। जब पेप्टाइड श्रृंखला थोड़ी सिकुड़ जाती है और सपाट न रह करके लहरियादार हो जाती है, ऐसी चादरें एक दूसरे के ऊपर एकत्रित होकर के त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लहरियादार चादर संरचना कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपस में व्यवस्थित होने के लिए या स्थायी होने के लिए हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं। नेक्स्ट है अल्फा हेलिक्स संरचना। प्रोटीन की लंबी पेप्टाइड श्रृंखला एक विशेष हेलिकल रूप से कुंडलित होकर अपेक्षाकृत द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है, जिसे अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। इस प्रकार की संरचना में एक ही पॉलीपेप्टाइड होता है, जिसके श्रृंखला के अंतर्गत CO समूह और NH समूह आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करके स्थायी हो जाते हैं। प्राथमिक संरचना के अंतर्गत हमें ये जानकारी मिलती है कि एमिनो एसिड कितने हैं, किस क्रम से जुड़े हैं। द्वितीयक संरचना से उसकी आकृति, त्रिविम संरचना के बारे में जानकारी होती है। इसके पश्चात हम तृतीयक संरचना में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो दो पेप्टाइड श्रृंखलाओं से के मध्य बनती है या फिर केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य बनती है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा स्थायी हो जाते हैं। परंतु ये बंध इतने प्रबल नहीं होते कि विलयन में प्रोटीन अणु स्थायी रह सके। प्रोटीन अणु के विभिन्न भाग के एमिनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला जो रहती है वो परस्पर अन्योन्य क्रिया कर लेती हैं, जिससे उसमें स्थायित्व तो बढ़ जाता है, जैसे कि दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा या सहसंयोजक बंध के द्वारा। इस तरह की संरचना को हम तृतीयक संरचना कहते हैं। इसके पश्चात हम न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत DNA, RNA आता है। DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का मुख्य कार्य होता है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना और RNA का मुख्य कार्य होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसे प्रोटीन का यूनिट एमिनो अम्ल होता है, उसी तरह न्यूक्लिक अम्ल जिसके अंतर्गत DNA और RNA दोनों आते हैं, उसका यूनिट यानी छोटा पार्ट न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड का अगर जलापटन कराया जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड देते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड के फास्फेट व्युत्पन्न को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसमें उपस्थित पेंटोज शुगर के आधार पर न्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांट सकते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इसके पश्चात हम DNA की संरचना देखते हैं। DNA की संरचना जो है वाटसन क्रिक मॉडल के आधार पर समझाई जा सकती है। इसे डबल हेलिकस संरचना के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों से बने हुए होते हैं। प्रत्येक DNA अणु दो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं या स्तंभों का बना होता है।
जो एक घुमावदार संरचना होती है, इसे ही हेलिकल संरचना कहते हैं। दोनों स्तंभों को जोड़ने के लिए क्षार प्यूरिन और पिरामिडेंस होते हैं। ये क्षारक परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिनसे इनमें स्थिरता आ जाती है। यहाँ पे दोनों श्रृंखला इस क्रम से जुड़े हुए रहते हैं कि क्षारक जो रहते हैं, जैसे एक श्रृंखला का एडेनिन क्षार दूसरी श्रृंखला के थायमिन के सामने तथा एक श्रृंखला का ग्वाइनिन दूसरे के साइटोसिन के सामने व्यवस्थित रहता है। इस तरह से इनके बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जो कि इनको स्थायित्व प्रदान करता है। इसके पश्चात डीनेचुरेशन। सभी प्राकृतिक प्रोटीन जल जैसे विलायक में पूरी तरह से घुलित होते हैं। इन घुलित अवस्था को ठोस अवस्था में लाने की प्रक्रिया को ही डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कहा जाता है। डीनेचुरेशन करने के लिए कई विधियां दी गई हैं, जिसके अंतर्गत पहला है विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधन का उपयोग करके, जैसे कि एक्सरे का उपयोग करके, उसे डिटर्जेंट के संपर्क में ला करके, विलयन को गर्म करके, एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायक के संपर्क में ला करके और प्रोटीन विलयन को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखने पर जो घुलित अवस्था रहती है वो ठोस अवस्था में आ जाती है। इसे ही हम डीनेचुरेशन प्रोसेस कहते हैं। धन्यवाद।